वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 7th लेक्चर में बेटा अपन ने जो 6th लेक्चर था उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशन देखे थे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के। उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मीन्स वापस अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के ही अपन लोग डेरिवेशंस कर रहे हैं कंटिन्यू। और रिमेनिंग टाइम में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के भी कुछ रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ड्राइव होती है, स्ट्रेट वायर के लिए कैसे ड्राइव होती है, इन्फिनाइट वायर के लिए, वो सब कुछ देखेंगे अपन लोग, है ना। तो मैं कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। तो अपन ने एक्सियल लाइन का देख लिया था और इक्वेटोरियल लाइन का अपन ने डेरिवेशन देख लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो नेक्स्ट डेरिवेशन देख रहे हैं, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ये डेरिवेशन देख रहे हैं अपन। मीन्स अपन ने देखा था एक एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का। अब अपन एक वेरिएबल पॉइंट पर देख रहे हैं डेरिवेशन को, है ना। तो मैं एक डायग्राम कंटिन्यू पहले बना रहा हूँ इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए कि लेट कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ -q एंड +q चार्ज। लेट AB and the distance between them is 2a, and we wants to calculate the electric field intensity at any point P which makes theta angle with AB, the AB at distance R। यहाँ पर अपन इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं इस P पॉइंट के ऊपर डेरिवेशन को। ठीक है, अब जो वेक्टर है अपना, जो डाइपोल है, अब क्योंकि एंगल पर आ गया और डाइपोल की अपन डायरेक्शन जानते हैं कि जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस लाइक दिस, इसकी जो पी की डायरेक्शन होगी वो कहीं ऐसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अपन इस पी को ही दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एक कंपोनेंट इधर और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर अपन एक कंपोनेंट ले लेते हैं इसका। तो इस कंपोनेंट की नेमिंग तो कर देता हूँ मैं, जिसको अगर मैं P1 बोलूँ तो इसके कारण इसको बोल दूँ P cos थीटा, ये एज ए वेक्टर मान लें, और ये एज ए मैग्नीट्यूड मान लें, P का मैग्नीट्यूड P cos थीटा। 2a cos थीटा को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो अपन ने इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए जिससे कि अपन इस पॉइंट पर डेरिवेशन कर सकेंगे। कैसे करेंगे, और जस्ट इसके 90 डिग्री पर लेता हूँ तो उस कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूँ P2। तो अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं P2 वेक्टर की फॉर्म में, और मैं अगर कंपोनेंट की फॉर्म में बोलूँ तो P sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स कर दिए मैंने। अब ये वाला जो P1 है वो इसके एक्सियल लाइन पे ही आ रहा है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब तो हम इस कंपोनेंट को, जो अपन ने किसी के वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए, तो उसके बाद हम इसको तो कुछ कंसीडर नहीं करेंगे ना। अब ये जो हमारा P1 है ये एक तरह से ये वाला पॉइंट उसके एक्सियल लाइन पर ही हो गया। और एक्सियल लाइन पर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अलोंग ही एक्ट होती है। तो इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसे आ गई होगी, इसका नाम मैं E1 रख देता हूँ। और अपन ने जस्ट लास्ट इक्वेटोरियल लाइन का पढ़ा था, ये 90 डिग्री बना रहा है इस पॉइंट से। तो उसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, जस्ट इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। तो अगर ये ऐसे जा रही है तो कहीं ना कहीं ये डेरिवेशन ऐसे जा रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो P ले रखा है। ठीक, तो ये मैंने नेमिंग कर दी E2। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई P1 के लिए और एक आई P2 के लिए डेरिवेशन के लिए। जब P1 P2 आया तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट इधर जाएगा हमारे पास, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। अब ये एंगल थीटा था, तो ये कितना रिजल्टेंट गया उसकी नेमिंग में बीटा या अल्फा से कर देता हूँ। तो ये अल्फा लिख दिया। बस इसी को अपन ड्राइव कर रहे हैं इस डेरिवेशन के अंदर, है ना, इस एनी पॉइंट के ऊपर। तो ठीक, लिखना चालू, डेरिवेशन करना चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ने करा क्या था अगर बोला जाए तो, we divide the electric dipole into its कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था अपन ने। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से लिए थे अपन ने, एक तो लिया था अपन ने, और कौन सा डाइपोल को करा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल P को डिवाइड करा था, डाइपोल P इन इट्स कंपोनेंट्स P1 इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बोलूँ तो P cos थीटा विच इज अलोंग OP। एंड नेक्स्ट कौन सा करा अपन ने, P2 विच इज इन द कंपोनेंट फॉर्म इज P sin थीटा।
विच इज़ परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट कर दिए और इन्हीं के कारण अपन ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P1 या मैं बोलूँ P cos थीटा एट पॉइंट P इज कितनी हो जाएगी, तो इट इज़ एक्ट एज ए 2K P1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई R3, यही तो पढ़ा था अपन ने 2kp अपॉन R3, पर ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो अगर कहीं ना कहीं मैं इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखता है तो PE cos थीटा अपॉन R3 ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है P1 जो इसके अलोंग थी, एक्सियल लाइन की तरह ही एक्ट कर रही थी। किसकी तरह एक्ट कर रही थी? एक्सियल लाइन की तरह ही एक्ट कर रही थी, जिसको ये अलोंग अगर मैं नेमिंग करूँ तो ये P ले कंसिडर कर लूँ तो आपको दिख रहा है, मैं P से C लिख देता हूँ, P से C की तरफ जा रहा है ये, तो ये अलोंग PC के अलोंग कर रहा है, या बोले तो एक्सियल लाइन के अंदर कंसिडर करें इसको अपन, क्योंकि एक्सियल लाइन की तरह एक्ट हो रहा था यहाँ पर। अब वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 के लिए निकालूँ, क्योंकि अपने जो कंपोनेंट्स कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट से ही सॉल्व करेंगे उसको। अब तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P2 वेक्टर बोलूँ या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में PE साइन थीटा एट पॉइंट P इज, तो E2 इज कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो ये कितना हो जाता? तो ये तो इसके लिए इक्वेटोरियल की तरह एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि 90 डिग्री पर बन रहा है इक्वेटोरियल के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं KP cos KP अपॉन R3 भी तो पढ़ रखा है अपने ड्राइव के अंदर डेरिवेशन में, पर अगर इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बोलता हूँ तो PE साइन थीटा अपॉन R3 ये डेरिवेशन हो जाता अपने पास, ठीक। और ये किधर लग जाता? तो अगर मैं इसको P से कंसिडर कर रखा है इस पॉइंट को, तो इसको मैं P से D डायरेक्शन अलोंग बोलता ना, तो ये अलोंग कहाँ पर लगता? P to D, और बोला जाए तो ये किसके लिए डेरिवेशन करा है? एज ए इक्वेटोरियल। बट जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर एक्ट हो रही है ना इस पॉइंट के ऊपर, तो इट मीन्स कि रिजल्टेंट कितना हो जाता हमारे पास। तो अगर मैं रिजल्टेंट पर जाता हूँ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती इज इक्वल्स टू अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस E मीन्स E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर, ये हो जाता। और मैं ये वैल्यू पुटिंग कर देता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास E1 कितना निकला था? 2kp cos थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन दिख रहे हैं आपको, KP R3 ये सीधा बाहर आ जाएंगे, KP अपॉन R3, और यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एज ए मैथमेटिकली इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो KP R3, और यहाँ पर अगर इसके इसको ब्रेक कर दूँ कि एक 3 cos स्क्वायर थीटा बाहर ले लूँ और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर दूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास जो आंसर था वो KP अपॉन R3 और ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आई होप समझे होंगे। दिस फॉर्मूला इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर IIT मेंस और एडवांस के लिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नेट में नॉर्मली नहीं आता पर कहीं ना कहीं रिमेंबर रखना होता है। जब एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमारे को रिमेंबर रखना होता है। तो फॉर्मूला हुआ KP R3 अंडर रूट 3 cos स्क्वायर प्लस 1। तो इस फॉर्मूले को नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे। ठीक, अब जरा अपन चेक कर लें कि ये एक्सियल लाइन के लिए भी वैलिड है क्या। तो अपन एक केस चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं केस फर्स्ट लेता हूँ और मैं एक्सियल लाइन पे कंसिडर करूँ, एक्सियल लाइन पर तो जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 + 1 4 हो जाते। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सियल लाइन का आंसर यही तो आ जाता, 2kp अपॉन R3।
ये फॉर्मूला निकल जाता हमारे पास। मीन्स इसका मतलब है ये वेरिएबल फॉर्मूला है, सबके लिए वैलिड होगा। और अगर मैं यहाँ पर इसी केस को इक्वेटोरियल लाइन के लिए कंसिडर करता, तो अगर अपन इसको इक्वेटोरियल लाइन के लिए कंसिडर करते, इक्वेटोरियल लाइन के लिए, तो थीटा कितना लेना होता अपन को 90 डिग्री, और cos 90 इज 0। सो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहता हमारे पास, इक्वेटोरियल पर KP/RQ। और यही तो अपन ने लेक्चर नंबर 6 में डेरिवेशंस पढ़े थे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के। ठीक बेटा, नोट करें। नेक्स्ट डेरिवेशन देखिए बेटा अपन लोग। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे को फॉर्मूला रिमेंबर रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फॉर्मूला किसी भी एनी पॉइंट पर जब ड्राइव करते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाता है हमारे पास, KP/RQ और ब्रैकेट के अंदर √3 cos स्क्वायर +1। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप IITs में हैं बेटा, IIT मेंस की एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये याद रिमेंबर रखना होगा। ठीक, अब डेरिवेशन कर रहे हैं अपन लोग, टॉर्क ड्राइव कर रहे हैं। टॉर्क ड्राइव कर रहे हैं कि अगर हम कोई डाइपोल मोमेंट को, किसी भी डाइपोल को अगर हम लोग किस में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। यही ड्राइव कर रहे हैं अपन लोग। तो डेरिवेशन कर रहे हैं, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field, है ना, शॉर्ट में लिख दिया। इट मीन्स अब इसको कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में थोड़ा समझा रहा हूँ कि लेट कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल +Q and -Q which is placed in a uniform electric field at angle थीटा। AB ले रखा है अपन ने, जिसको यूनिफॉर्म फील्ड में अपन ने थीटा डिग्री के एंगल पर रख दिया, इसको रख दिया अपन ने। एंड दैट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2a। अब जैसे ही अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो आपको जो फोर्स के डेरिवेशन से पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो F = Q ही, क्योंकि जो चार्ज होता है वो उसी के अलोंग ही तो फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मीन्स QE बट इन अपोजिट डायरेक्शन करेगा ना। तो इट मीन्स ये 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग गए। तो अगर अपन बात करें, सिंस 2 फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। सो नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि एक QE अपोजिट -QE इक्वल्स टू 0। सो इट नॉट शो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। मैं सब समझाना क्या चाहता हूँ, क्योंकि एक तरह से डेरिवेशन बात करें अपन, तो फैन का ही डेरिवेशन है। तो हमारा फैन चलता है कि रोटेट करता है, रोटेट करता है, चलता नहीं है आगे। क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स 0 था, एज ए 11th क्लास 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे थे, तो नेट फोर्स कितना हो गया 0। इट मीन्स ये आगे चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, केवल अपनी जगह भी जैसा है वैसा अपन देख रहे हैं कि इसमें नेट फोर्स तो 0 था। बट एक कंडीशन होती है कि अगर कोई चीज़ को रोटेट करना हो तो 2 फोर्सेस होनी चाहिए जो इक्वल होने चाहिए, अपोजिट भी होने चाहिए। पर रोटेट करने के लिए वो हमेशा एंटी पैरेलल्स रहने चाहिए, या बोला जाए तो पैरेलल्स रहने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आज कोई पहिए को रोटेट कर रहा हूँ जिस पर मैं उसके टॉप पर फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसको अगर रोटेट करना है, ये कोई टायर है, तो उसके जस्ट अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। तो जब 2 फोर्सेस एंटी पैरेलल लग रहे होंगे और वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट होंगे, तो चीज़ रोटेट करना चालू कर देगी। तो ज़रा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यही तो हो रहा है। यहाँ पर 2 फोर्सेस हैं, इक्वल हैं और एंटी पैरेलल दिख रहे हैं हमारे को। इट मीन्स इट शो द रोटेशन मोशन। क्या शो करेगा ये, रोटेशन मोशन। तो एक बार पूरा टॉपिक लिख देता हूँ। सिंस हियर 2 फोर्सेस equal
कोमा अपोजिट एंड पैरेलल लिख दें, या ज़्यादा प्रॉपर बोलें तो एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपोजिट वर्ड लिख दिया है। सो इट प्रोड्यूस्ड टॉर्क एंड इट शो रोटेशन मोशन। तो ये रोटेशन मोशन शो करना चालू कर देगा। ठीक है, अब ड्राइव करने के लिए क्या बोला था, टॉर्क। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाता है। तो वी नो डैट टॉर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं अपन लोग, तो टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू वन ऑफ द फोर्स जो अप्लाइड हो रहा था एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के, उनके बराबर होगा। तो फोर्स की बात करूं तो फोर्स की जगह यहाँ पर क्या लिख दूं, क्यू ई लिख दूं ना, किसी भी फोर्स की वैल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा किसी नेक्स्ट फोर्स पर। तो मैं इसको डॉटेड में पीछे इंक्रीज कर देता हूं और ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं और यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ ए एम, दैट इज परपेंडिकुलर। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया होगा, थीटा। तो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम। और इस ए एम की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, तो अब इतनी मैथमेटिक्स सबको इतना कि अपन 12th में है, बहुत सारे लेक्चर्स कर चुका हूँ, इसमें भी 7th लेक्चर चल रहा है। तो आपको पता है अगर हमारे को हाइपोटेनियस पता है हो, परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा आ जाता है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पर क्या दिख रहा है, 2a डिस्टेंस। तो ए एम किसके बराबर हो जाता, 2a साइन थीटा। ठीक, डेरिवेशन किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो आना चाहिए ना, तो मैं कहीं ना कहीं Q इंटू 2a एंड E को पीछे ले लूँ तो ये साइन थीटा हो गया। और Q इंटू 2a को अपन P तो बोल रहे हैं, तो डेरिवेशन हो गया हमारे पास टॉर्क का PE साइन थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। और जब भी किसी फॉर्मूले में साइन थीटा आता है तो कहीं ना कहीं आपको वेक्टर से पता है कि इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ ए क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे रोटेशन मोशन में क्रॉस प्रोडक्ट ही लगता है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो P क्रॉस E, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है ना, इट्स क्वाइट ईजी। तो इट्स ओनली शो रोटेशन मोशन, डजंट शो लीनियर मोशन, ट्रांसलेटिव मोशन नहीं शो करेगा ये। ठीक समझे होंगे बेटा, है ना, नोट डाउन करें। कुछ केसेस देख रहे हैं अपन अब इसके, क्या होगा क्या नहीं होगा अपने पास। तो ठीक है, केस ले रहा हूँ बेटा, है ना, नोट डाउन कर लिया। जस्ट टॉर्क का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू रखी है, और आपको पता ही था कि P की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू 2a, ये रखा है मैंने यहाँ पर। और ए एम की जगह कैसे रखा है मैंने, कि अगर मैं ए एम की बात करूँ उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो ये 2a साइन थीटा की तो बराबर होगी। ठीक है, नोट डाउन करें बेटा, फॉर्मूला देख लिया है आप लोगों ने, है ना, रब कर रहा हूँ मैं अब और इसके केसेस समझा रहा हूँ। ठीक, तो अपन केसेस देख रहे हैं, है ना, नोट कर लिया होगा बेटा। ठीक तो केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट की बात करूँ तो सपोज करो जी ये डाइपोल है, ये डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ही आ जाता, ऐसे आ जाता। अब आपको पता है E इधर की तरफ अप्लाइड है, एरो इधर कर रखा है, और डाइपोल मूवमेंट भी इधर आ गया। और वैसे ही अगर ये इस तरह से आ जाता, मीन्स लाइक दिस, कि इस जगह पर प्लस क्यू रख दूँ और इस जगह माइनस क्यू रख दूँ, मीन्स P की डायरेक्शन तो इधर हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। मीन्स अगर इस केस की बात करूँ तो थीटा इक्वल्स टू 0 और दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड 180। मीन्स ये एंटी पैरेलल पोजीशन है एंड दिस इज पैरेलल पोजीशन। पर आपको पता होगा कि दोनों, चाहे साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो, बोथ वैल्यू इज 0। सो जो टॉर्क होगा हमारे पास, जो भी अपन ने देखा था PE साइन थीटा बिकम 0, इम्प्लाइज डेट टॉर्क जो होता हमारे पास वो 0 हो जाता। मीन्स ये रोटेशन मोशन शो नहीं करते, वहीं रुके रहते अगर ये लीनियर आ जाते हैं। और ये केस आप लोगों ने देखा भी है, कई बार आप लोगों ने फ़ैन को देखा होगा। फ़ैन कभी हमारा पुराना हो जाता है, कूलर का फ़ैन होता है, हम ऑन करते हैं कि वो अपनी जगह आवाज़ करता रहता है, रोटेशन नहीं करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरह से अलाइन कर जाता है। और जब इस तरह से अलाइन कर जाएगा तो रोटेट ही नहीं करेगा। आई होप समझे होंगे। कि सेकंड ले रहे हैं अपन, तो वैसे ही अगर मैं केस सेकंड लूँ तो केस सेकंड की अगर मैं इसकी ये जो कंडीशन है कहीं ना कहीं 90 डिग्री वाली कंडीशन हो जाती,
मीन्स लाइक दिस कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाता। 90 डिग्री मीन्स कि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90, और कॉस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू होती है ना साइन 90 की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर पी ई साइन 90 रखता तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती, मैक्सिमम आ जाती। तो मैक्सिमम फोर्स तो लगता है जब वो 90 डिग्री पर होता है। तो हमारा अगर कोई फ़ैन बिल्कुल नया नया होता है तो वो इस तरह से एडजस्टमेंट करा जाता है कि जब भी हम फ़ैन को ऑफ करें दे कम एट एंगल 90 डिग्री, जिससे कि हम जैसे ही चालू करें उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगे वो तेज़ी से घूमना चालू कर दे। तो ये हमारा 90 डिग्री का केस हुआ। ठीक, फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब वो फैन नहीं चलता, इस कंडीशन पर अलाइन कर जाते हैं हमारे अंदर के डाइपोल, तो रोटेट नहीं करता। फिर हम कोई स्टिक या कोई चीज़ से उसको हैंड से उसको मारते हैं तो वो चलता है, देखा है आप लोगों ने, क्योंकि फिर कोई ना कोई उसको पर्टिकुलर एंगल मिल जाता है और फिर रोटेट करने लगता है। फिर ड्यू टू इनर्शिया जब 90 को क्रॉस करता है तो फिर स्पीड पकड़ लेता है हमारा फैन। आई होप समझे होंगे बेटा आप लोग, ठीक है ना। अब नोट में भी जरा टॉर्क को देख लें। ये अपने टॉर्क के अंदर नोट में कि कब ये दोनों मोशन शो कर सकता है वो कंडीशन भी समझा रहा हूँ। तो मैं नोट में एक पॉइंट तो लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट के अंदर इफ इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन, जो भी अपन पढ़कर बैठे अपन ने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन, तो इट ओनली शो यूनिफॉर्म मोशन में। इफ इट इज़ इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इट ओनली शो रोटेशन मोशन, सिर्फ रोटेशन मोशन शो करेगा। बट अगर सेकंड केस लेता हूं या सेकंड पॉइंट नोट में बोलता हूं कि इफ इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होता, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में जो लिख रहा हूं, तो इट शो बोथ, इट शो ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन, बोथ शो करता, दोनों ही शो करता ये मोशन। अब किस तरह से शो करता थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर ये कुछ एंगल कोई रखा हुआ है पर कोई नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लगी हुई है, मीन्स रेगुलर फील्ड नहीं है, अगर वो इस तरह की फील्ड में रखा हुआ है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करेगा, मीन्स इस तरह से भी शो करेगा एंड रोटेट ऑल्सो, बहुत तरह से रोटेट करेगा, चलेगा भी सही और रोटेट भी करेगा। अब ये कंडीशन कब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो आप लोगों ने भी नोट कर लें पहले इसको। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो इट शो रोटेशन मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो फैन होते हैं कभी कभार गिरते भी हैं, या फिर आप लोगों ने ये देखा है कि हम जब फैन को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आवाज़ करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसके अंदर बहुत सारी कॉइलिंग कर रखी है। हम जब फैन को ऑन करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने में कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट को जाने में, सभी डायरेक्शन में जाने में थोड़ा वक्त लगता है, कुछ चाहे माइक्रो सेकंड माने आप लोग, बिल्कुल अच्छा फैन है तो कुछ वक्त तो लगता है ना, तो हल्का सा लीनियर मोशन दिखाता है, इसलिए हमारे को आवाज़ आती है, डिस्टर्ब होता है। वैसे आपने देखा होगा फैन के जब हम बंद करते हैं तो फैन लहराने लगता है, तो उसके पीछे कारण थोड़ा लेट लहराने लगता है, आपने देखा होगा थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, जब हमने उसको बंद किया था तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होने लगती है, पर इतनी सारी कॉइलिंग है, 800 500 रोटेशन के टर्न्स हैं उनके अंदर, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रिएट हो जाती है और फिर वापस से ये कंडीशन आ जाती है, थोड़ा सा झटका लेता है हमारा फैन। और इसी वजह से जो उसके अंदर लॉक्स होते हैं या जो स्क्रू कसे होते हैं धीरे धीरे लूज होते रहते हैं हमारे, क्योंकि वो थोड़ा सा झटका लेता है ऑफ और ऑन पर। ठीक है, आप समझे होंगे, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक देख रहे बेटा अपन लोग। ठीक बेटा, तो अभी अपन लोगों ने देखा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है तो उसके अंदर क्या होता है, वो लीनियर मोशन भी शो करता है और रोटेशन मोशन भी शो करता है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर सपोज करो वो अलाइन कर जाए पैरेलल या एंटी पैरेलल कंडीशन में हो, जहाँ पर अपने देखा कि टॉर्क 0 होता है, तो क्या उसमें भी वो मोशन करेगा क्या? तो वही टॉपिक ले रहा हूँ। तो मैं एक तरह से ले रहा हूँ लीनियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when
प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर पूछ लिया गया है आईआईटी के अंदर, है ना, कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कंडीशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखा गया है। तो अभी आपको जो एज ए रीजनिंग नॉर्मली था तो मैंने कहा था लीनियर मोशन भी शो करा और उसने रोटेशन मोशन भी शो करा। बट अगर अपन केस लेते, केस फर्स्ट अगर मैं कंसिडर करूं कि फर्स्ट केस में पी अलाइन कर रहा है पैरेलल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसे अलाइन करता तो कहीं ना कहीं मैं डायग्राम से शो करूं तो ये माइनस क्यू है चार्ज और इधर प्लस क्यू चार्ज, ठीक। और मैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ राइट डायरेक्शन में दे रहा हूं और कंसीडर कर रहा हूं कि यहाँ पर वीक फील्ड है, वीक फील्ड एक्ट हो रही है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट हो रही है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है नॉन यूनिफॉर्म की वजह से, तो मैंने एक जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दी और एक जगह वीक कर दी मैंने। अब आपको ये तो पता है कि अगर ये यूनिफॉर्म के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, जो मैंने ऊपर शो कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा होगा वो तो इसके ऊपर टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में अलाइन कर दिया है मैंने, पैरेलल रख दिया है पी और ई को, तो कहीं ना कहीं हमारे को पता था कि टॉर्क तो जीरो है। अब बात करें फोर्स की, तो अपन को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मीन्स मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, इसने फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करा होगा जिसका नाम मैं F1 रख देता हूँ। माइनस क्यू वाला है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक्सपीरियंस करता है, तो इसका मतलब इसने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्सपीरियंस करा होगा। पर क्योंकि ये वीकर फील्ड है तो इसका फोर्स भी तो वीक रहा होगा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस पर फोर्स भी तो स्ट्रॉन्ग लगा होगा ना, क्योंकि यहाँ की फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्यू ई फॉर्मूला होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ई स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है कि फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो अगर अपन बात करें नेट फोर्स की इस कंडीशन में, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स F1 माइनस F2 हुआ और वो भी इस डायरेक्शन में लगा, मीन्स वो इस तरफ मूव करता। तो अपन कह सकते थे कि इसके अंदर ये इट शो या इट मूव लीनियर मोशन कर रहा है, इट मूव वीकर टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसका मतलब शो करा, मूव कर गया, मेन बात थी मेरे को समझाना कि मूव करा, स्टॉप नहीं रहेगा। वाइल टॉर्क कैसा हो जाएगा इस कंडीशन में, वाइल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पी ई साइन जीरो होता तो टॉर्क तो जीरो हो जाता, तो टॉर्क जरूर जीरो है बट एक फोर्स जरूर एक्ट कर रहा है वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, तो लीनियर मोशन शो करेगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी अगर आप समझे तो कहीं ना कहीं अपन ने कॉम देखा था, कॉम को अपन रब करते हैं तो छोटे छोटे पीसेस उठा लेते हैं। तो अगर उसमें भी बात करें तो जब हमने कॉम को रब किया था तो हमने एक फील्ड क्रिएट कर दी थी, कोई चार्ज कर दिया था कॉम को, वो उसने एक फील्ड क्रिएट करी, और जब उसने पेपर्स लिए तो पेपर्स में उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट कर दिए थे, और वो जो पेपर था आपने देखा ना मूव करता है, क्योंकि इंडक्शन इज ऑल्सो है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डाइपोल क्रिएट करता है तो मूवमेंट करा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ये लॉजिक काम करता है कि वहाँ पर उस पेपर के अंदर भी डाइपोल मूवमेंट बनते हैं और वो इस तरह से मोशन कर जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। सेकंड केस अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, केस सेकंड, कि अगर मैं इसको एंटी पैरेलल रख देता, मीन्स लाइक दिस, कि एक को ऐसे तो एक को ऐसे शो कर दूँ ना, ऐसे कि एंटी पैरेलल रखा है अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इस तरह से रखा है तो मैं जस्ट इसको अपोजिट कर देता हूँ। ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड लूँ तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ले लेता हूँ अब प्लस क्यू और इधर ले लेता हूँ माइनस क्यू। फील्ड वैसे की एक्ट कर रही है और इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट देखें तो डाइपोल मूवमेंट इधर कहाँ से कहाँ काम कर रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वैसे ही इसके अंदर बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मीन्स सॉरी डाइपोल मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, अभी भी वही है, इधर वीकर फील्ड है और इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रखी है, ठीक। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर तो ये नेगेटिव वाला है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा होता ना, F1 कंसिडर कर दूँ इसको मैं, इधर की तरफ आ रहा होता ना, स्ट्रॉन्ग लग रहा होता क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता, इट मीन्स ये फोर्स F2 ले लेता हूँ, ऐसा लग रहा होता है, इसको बस चेंज है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब अगर इस कंडीशन में बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रही होगी, इट मीन्स F1 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा ना, तो F1 स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मीन्स अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स जो है हमारे पास F1 माइनस F2,
बट इस शो डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन ना, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, मीन्स इस केस में F1, और चाहे तो अपन फोर्सेस को उसी ढंग से, चलो ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को कि क्या कहना चाहता हूँ। F1 F2 से फर्क नहीं पड़ रहा, नया केस है, इसके अंदर ये वाला फोर्स ज़्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, कहीं ना कहीं मूवमेंट स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ लेगा ना, मूव तो करेगा ना। तो अपन ने वापस से लिखा इट मूव। तो मैं केवल ये समझाना चाह रहा था कि टॉर्क जीरो है तो फोर्स जीरो नहीं होगा अलाइन वाले केस के अंदर, यही समझाने की कोशिश करिए। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होती तो हाँ रेस्ट में रहता, ना टॉर्क लगता ना उसके ऊपर फोर्स लगता। इस केस के अंदर इट मूव स्ट्रॉन्गर टू वीकर डायरेक्शन, स्ट्रॉन्गर टू वीकर डायरेक्शन, इधर एक्ट करता है ना, डायरेक्शन इट मूव वीकर टू स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड की तरफ मूव करता। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा तो माने मूवमेंट करता। बट अगर बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क तो भैया इस केस में भी जीरो ही था, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल था, टॉर्क अभी भी जीरो था। इसका मतलब रोटेशन मोशन नहीं शो होगा, अलाइन करा हुआ है। तो आई होप नोट करें इसको। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा अपन लोग। ठीक ठीक बेटा, है ना। अब अपन लोग देख रहे हैं कि अगर अपन लोग डाइपोल को रोटेशन कर रहा था, इससे पहले अपन ने ये तो देखा था ना यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कि जब ये रोटेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क डन करना पड़ेगा हमारे को। रोटेशन करने के लिए मैंने फ़ैन का एग्जांपल दिया था। फ़ैन को अपन रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन को वर्क डन तो करना पड़ता है ना उसको रोटेशन करने के लिए, तो वही वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो अपन वर्क डन ड्राइव कर रहे हैं, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ड्राइव कर रहे हैं फॉर्मूला अपन लोग। ठीक है, तो अपन ने मीन्स कंसिडर कर लिया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल लेता हूँ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू लाइक दिस, और एक वो पर्टिकुलर एंगल पर है, मीन्स लाइक जो ये एंगल है ये θ1 है, और इसने रोटेशन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। नॉर्मली डायग्राम की जरूरत नहीं होती इस डायरेक्शन में, वैसे समझाने के लिए ले रहा हूँ कि θ1 था, और फिर अपन ने रोटेशन दे दिया इसको, θ2 का रोटेशन दे दिया, मीन्स माइनस क्यू पर पहुँच गया है ये कुछ इस तरह से। तो ये θ1 एंगल है और ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है अपने पास। इस तरह से अपन ने इसको रोटेशन दिया, आपको पता है कि रोटेशन करेगा। ठीक, तो अपन जो इस तरह के डेरिवेशन होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को वही वर्क डन का फॉर्मूला लेना होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, वी नो डैट वर्क डन का फॉर्मूला, अगर मैं लीनियर मोशन में बात करूं तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। पर रोटेशन मोशन में बात करें तो आपको पता होगा कि रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह अपन टॉर्क कंसीडर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो मैं इंटीग्रेशन लगाकर इस तरह से लिख सकता हूँ ना वर्क डन को, जो लिख दिया अपन लोगों ने वर्क डन को कि ये वर्क डन होता हमारे पास टॉर्क इंटू थीटा। फिर आपको पता होगा अपन ने अभी टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव किया गया था, टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटिंग कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास, PE sin थीटा d थीटा। अब इट इज़ द वर्क डन फॉर ए स्मॉल रोटेशन, ये वर्क डन के लिए है स्मॉल रोटेशन d थीटा के लिए लिया है अपन ने। सो टोटल वर्क डन टू रोटेट θ1 टू θ2 कितना वर्क डन करना पड़ता अपन को। तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा दूँ, इसकी लिमिट है ना, और आप समझते हैं PE को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो PE को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर θ1 और θ2 ले लिया, क्योंकि जो अपन को इंटीग्रेशन करना है वो कहीं ना कहीं हमारे को sin थीटा का करना होगा। और sin थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आपको पता है इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, θ1 θ2। अब मैं इसकी लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए PE को बाहर ले लूँ मैं, तो ये वैल्यू होगी अपने पास माइनस का PE
और फिर कहीं ना कहीं मैं इसकी लिमिट रख देता हूँ θ1, θ2, θ1, क्योंकि अपन रोटेट कर रहे हैं θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मैं लिमिट अप्लाइड करता तो ये माइनस का p पहले अपर लिमिट आती फिर लोअर लिमिट आती और फिर माइनस का साइन वापस अंदर ले जाता तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाता, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला हमारे पास कहीं ना कहीं इननेट लेवल पर रिमेंबर रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए। केस फर्स्ट ही ले लेता हूँ, एक केस ही समझाने के लिए कि अगर θ1 को रोटेट कर रहे 0 टू रोटेट कर रहे होते अपन लोग 180 डिग्री तक, है ना, 0 से 180 पर, तो आपको पता होगा कि जो वर्क डन होता है cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती और cos 180 की वैल्यू हो जाती जहाँ से जहाँ रोटेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। मीन्स हमारे पास आंसर आ जाता 2PE। और ये क्वेश्चंस आए हैं दो तीन बार आ चुके हैं नेट लेवल पर, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं रिमेंबर रखें आप लोग इस फॉर्मूले को कि इसका जो फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। ठीक, रिमेंबर। तो ये अपने पास डेरिवेशन था वर्क डन के लिए, रोटेशन करने के लिए। अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बात को समझने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करा रहा हूँ इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ड्राइव कराई गई कि अपन ने जो टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, चलो केस के थ्रू ही समझाऊंगा कि देखो क्या चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा बेटा, करो नोट बेटा इसको। ठीक है ना, जस्ट ये यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। ठीक, अब अपन वर्क डन ना निकालकर पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव कैसे किया गया उसको वापस से एक बार डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो अपन अब ड्राइव कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैं निकलवा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो किस तरह से होती। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो द वर्क डन, द पोटेंशियल एनर्जी, पूरा ऐसे लिख देता हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज equals to work done to rotate the dipole from zero energy position और जीरो एनर्जी पोजीशन मीन्स क्या हो गया, जीरो एनर्जी पोजीशन मीन्स हो गया जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, टू एनी अदर पोजीशन मीन्स किसी भी थीटा पर रोटेट करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा जीरो एनर्जी पोजीशन पर। जीरो एनर्जी पोजीशन को थीटा 90 पर ही क्यों कंसीडर करा, वो कहीं ना कहीं इसी जगह जो फॉर्मूला आएगा उसी से मैं प्रूव डेट कर दूंगा। तो अपन कहीं ना कहीं इसको रोटेट जो कर रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू बोलूँ इसको, और ये माइनस क्यू है अपने पास। तो ये शुरुआत में जब ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से मेक कर रहा है 90 डिग्री, और फिर इसको अपन ने रोटेट करा है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, यहाँ पर कहीं पे रोटेट कर दिया है अपन ने। मीन्स अब यहाँ पर ये माइनस क्यू है और इस जगह इसको थोड़ा सा रोटेट करके बनाऊँ डायग्राम को, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर है प्लस क्यू, रोटेट किया है अपन ने। मीन्स पहले 90 डिग्री एंगल था और अब कितने डिग्री एंगल हो गया है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ये यहाँ पर इस तरह से रोटेट कर रहा है, समझे होंगे, है ना। रोटेशन का सिर्फ डायग्राम दिया है कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, पर अपन ने जीरो एनर्जी पोजीशन कौन सी कंसीडर करी है, प्लीज रिमेंबर ये 90 डिग्री वाली पोजीशन करी। 90 डिग्री वाली पोजीशन क्यों करी है अभी पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं वर्क डन चालू हो रहा है, तो फॉर्मूला अपन वापस से वही काम में ले रहे हैं, dw और टॉर्क डी थीटा, ये कंसिडर करा। टॉर्क की जगह अपन ने वैल्यू रख दी PE साइन थीटा, मीन्स देर इज नो चेंज। बट अपन को अब जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसलिए अपन लिमिट चेंज कर रहे हैं। सो
potential energy to rotate theta equals to 90 to any angle theta will be क्या होती। तो अपन ने जो वर्क डन का फॉर्मूला लिया है उसमें अपन लिमिट लगा देते हैं इसके अंदर 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, और यहाँ पर ये पी ई साइन थीटा चल ही रहा है अपने पास, डी थीटा है ना, डी थीटा चल रहा है यहाँ पर। टॉर्क की वैल्यू रखी जस्ट अभी अपन ने कराया डेरिवेशन। इसके आंसर को सॉल्व करता तो वो भी अब आप लोगों ने देख लिया था कि इसका डेरिवेशन आता कॉस थीटा और वैल्यू आती 90 टू थीटा। फिर लिमिट रख के भी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो आंसर आता वो कुछ इस तरह से का आता हमारे पास, कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू आती। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा जो कॉस 90 होता है वो 0 हो जाता और कॉस थीटा आ जाता। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, हमारे वर्क डन को अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बात कहीं ना कहीं आपको पता है। तो हमारे पास जो आंसर आता, लास्ट जो आंसर आता हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, वो आंसर आता माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकला और कुछ खास बातें निकली, पर पहले आप नोट करें इसको, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वर्क डन का फॉर्मूला था पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा। अभी क्या इंपॉर्टेंस रखता है और क्यों ड्राइव किया गया वो सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जीरो एनर्जी पोजिशन भी समझाऊंगा, नोट करें बेटा, ठीक। ये ऊपर तो अपना डेरिवेशन था, है ना बेटा, ये इस जगह सब डेरिवेशन चल रहा है अपना। मैं मीन्स ये पॉइंट 1 बोलूँ, इसको 2 इक्वेशन बोलूँ, जिससे रिमेंबर रहे कहाँ पर क्या चल रहा था अपने पास, ठीक। नोट डाउन करें, ठीक बेटा, है ना। अब इसके केसेस ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगी वो देख रहे हैं। ठीक, रब कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी के केसेस देख रहे हैं। तो केस फर्स्ट ले रहा हूँ, केस फर्स्ट, इफ जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास होता पैरेलल्स टू ई, ये होता हमारे पास। तो जब ऐसी केस होता तो अपन लोगों ने देखा था कि इसके अंदर जो टॉर्क की वैल्यू आती, मीन्स इस समय थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, मीन्स कंडीशन मैंने पैरेलल ले रखी है, ठीक। तो यहाँ पर पी ई साइन 0 रखता, सॉरी साइन 90 रखता, साइन 0 कंडीशन ले रहा हूँ, है ना, 0 कंडीशन। तो साइन 0 वैल्यू रखता तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती 0, आ जाती है टॉर्क की वैल्यू 0। एंड पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहा हूँ तो u माइनस पी ई कॉस 0, तो ये तो u नेगेटिव आ जाता ना। u नेगेटिव किसको बता रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, क्योंकि और जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वैल्यू वो उतना ही स्टेबल होता है। तो इट मीन्स जो पैरेलल कंडीशन है ये स्टेबल कंडीशन को बता रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ये कंडीशन पर, ठीक। समझे होंगे बेटा, है ना। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं केस सेकंड इस बार यहाँ पर ले रहा हूँ, कोई नहीं थर्ड ले लूँगा इस केस में, ठीक है। अब देखो जो कन्फ्यूज़न था वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो वो ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, इफ़ पी एंटी पैरेलल कर देता हूँ, एक को अप और एक को डाउन कर देता हूँ एंटी पैरेलल समझाने के लिए। तो ये मैंने कहीं ना कहीं थीटा ले लिया है 180 डिग्री, मीन्स एंटी पैरेलल कंडीशन में है, एंटी पैरेलल कंडीशन में है। समझाने के लिए एक्स्ट्रा डायग्राम बना है, पी और ई इधर है, डायग्राम पहले देख चुके हैं। एंटी पैरेलल 90 डिग्री पर है। तो टॉर्क की बात करूं तो ये तो अगेन 0, ठीक। 180 रखते ही टॉर्क 0। तो जब अपन से पूछा गया कई बार, जब अपने पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन नहीं करा होता, तो क्या दिक्कत होती हमारे पास, ये जो डेरिवेशन है माइनस पी कॉस थीटा, और अपन से कुछ केवल सिर्फ टॉर्क का डेरिवेशन करा होता, तो आप क्या करते, आपसे जब पूछा जाता कि कब स्टेबल होगा, जिसमें होता है ना कल फैन रेस्ट में रहता है, मोशन नहीं करता, तो उसका आंसर हमने सोचा 0 पर भी टॉर्क 0 तो इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा, और 180 पर भी टॉर्क 0 इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, तो ये माइनस का पी ई
और cos 180 रखता यहाँ पर, जैसे ही रखता कहीं ना कहीं u की वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव आ जाती। और आपको सबको पता है बेटा, सब जने 11th क्रॉस ने, कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होते ही वो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन हो जाती है। तो इट मीन्स ये तो मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन हो गई, अनस्टेबल कंडीशन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था वो। तो अगर अपन डीपली सोचें तो इसका मतलब है कभी वो कंडीशन आएगी ही नहीं। वो जब भी कभी अलाइन करेगा, या रेस्ट में हमारा फैन रहेगा, तो हमेशा वो 0 डिग्री वाली पोजीशन होगी, क्योंकि उसी पर उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए ऐसा होगा। इस पर तो अगर ये नहीं पड़ा होता तो कहीं ना कहीं दोनों में टॉर्क 0 दिख रहे हैं, तो अपन 0 और 180 की पोजीशन पे टिक लगा देते, जो आईआईटी में पूछा गया है, आईआईटी मेंस के अंदर कहाँ कहाँ पर होगा, 0 पर होगा, 180 पर होगा, 90 पर होगा, 0 180 पर होगा। तो आंसर था 0 पर ही सिर्फ वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, नॉट शो अनिस्ट। और 180 पर शो हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई है, पॉजिटिव आ गई है, और पॉजिटिव अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करती है, और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को। क्योंकि 3 कंडीशन है, मैंने वेक्टर में भी समझाई थी आपको, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, टॉर्क 0 होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए किसी की भी स्टेबिलिटी के लिए। तो आई थिंक समझे होंगे। केस थर्ड तो केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो उसका परपेंडिकुलर पोजीशन थी उसको मैंने 0 एनर्जी पोजीशन बोला था। तो उसके लिए मैं थर्ड केस यहाँ पर ले रहा हूँ कि सपोज करो अगर P और E इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर होते, मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता, तो इस कंडीशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं टॉर्क को लेता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट PE sin 90 मैक्सिमम टॉर्क लगता जो PE होता। और पर मेरे को तो पोजीशन 0 बतानी थी ना, तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो -PE cos 90, और cos 90 0 होता है ना, तो ये पोजीशन कौन सी थी, 0 पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जबकि वो 90 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है। ठीक समझे होंगे बेटा, आप लोग समझे ना बेटा। तो ये अपन ने इसका डेरिवेशंस कराया, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट पर डेरिवेशन कराया, और टॉर्क का डेरिवेशन कराया आपको। तो ये डाइपोल से रिलेटेड डेरिवेशन से जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ रहे हैं, अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ही अलग तरीके डेरिवेशंस करा रहा हूँ। ठीक है, तो अपन डेरिवेशन देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के लिए डेरिवेशन देख रहे हैं अपन लोग कि क्या होगा, है ना। अगर रिंग होती तो किस तरह से डेरिवेशन करते। तो लेट अपन ने एक रिंग कंसीडर करी, और उसके कुछ एक्स डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज इज क्यू कंसीडर करा है मैंने, और इसकी रेडियस है a। तो इन सच क्वेश्चन अपन को एक स्मॉल पार्ट्स ले लेते हैं। मैंने एक डेरिवेशन फोर्स में भी कराया था, तो मैंने एक स्मॉल सा पार्ट ले लिया जिसके ऊपर चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया dq, स्मॉल चार्ज ले लिया मैंने dq। और इस छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, विच मेक्स एंगल थीटा, जो थीटा एंगल बना रही है। अब जब भी कोई फोर्स जिसके डिस्टेंस में r कंसिडर कर लेता हूँ, और इस r को बोले तो मैं यहीं पर ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इस डिस्टेंस को। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो तो अलोंग यहाँ जा रही होगी ना, P पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कुछ स्टेट लाइक दिस। तो इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा इसका, कहीं ना कहीं इधर, और एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास, ये कंपोनेंट इधर है तो ये एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट इस तरफ हो गया, तो एक हो गया E, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं DE से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये DE हो गया, और ये DE cos थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है ना, एक स्मॉलेस्ट पार्ट लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, इसके अंदर एक स्मॉल सा पार्ट ले रखा था। पर आप जानते हैं कि जो रिंग है इट इज़ ए सिमेट्री, तो अपन बोल सकते थे बाई सिमेट्री। अगर मैं बात करूं तो ऐसे एक पार्ट यहाँ पर भी तो होगा इस रिंग का, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी डिस्टेंस पे ले रहा हूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही होगी, उसके भी 2 कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, तो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसल्ड हो रहा होगा ना। तो बाई सिमेट्री वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसल आउट,
वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाते, कैंसल आउट हो जाते, कैंसल्ड हो जाते, वाइल हॉरिजेंटल आर एडअप, हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट्स होते वो एडअप होते रहते हर एक स्मॉल स्मॉल पार्ट के ना, क्योंकि एक स्मॉल पार्ट का फिर इधर कंपोनेंट, तो जितना यहाँ पर लिया है उतना यहाँ पर लेते, उसके लिए जितना मैंने ऊपर ले लिया है वैसे अगर इसका बोलता तो ये वाला पार्ट उसको उसी लेंथ का पार्ट उसको वापस से डिस्ट्रॉय कर देता साइन थीटा का कंपोनेंट को। तो इट मीन्स ये इसके जो भी थे पार्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट, उसका केवल ये वाला कंपोनेंट ही काम करता रहता। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होते वो एडअप हो जाते, एडअप। तो टोटल इंटेंसिटी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि टोटल इंटेंसिटी पी पॉइंट पर कितनी होगी, तो कहीं ना कहीं वो डी ई कॉस थीटा होती है हमारे पास इंटेंसिटी, यही होती ना रिंग के कारण। तो अगर मैं इस डी ई को सॉल्व करूँ तो डी ई की डिस्टेंस यहाँ से डी क्यू, तो यहाँ से के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है ना, और ये कॉस थीटा हो जाता है हमारे पास। के की वैल्यू के ही लिख रहा हूँ, डी क्यू इंटीग्रेशन चल ही रहा है हमारे पास, के डी क्यू इसकी जगह भी वैल्यू रख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू रखता हूँ। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो कॉस थीटा आता हमारे पास एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटिंग कर दी होती, कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख रहा हूँ ना, कॉस थीटा की जगह तो एक्स और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये स्क्वायर है, ये रूट में वैल्यू है, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता ना, तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू आ जाती। इंटीग्रेशन चल रहा है इंटीग्रेशन, तो डी क्यू एक्स, और नीचे क्या दिख रहा है अपन को, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 कंसिडर हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, थोड़ा सा इसको और ड्राइव करूं तो कहीं ना कहीं डी क्यू मैंने छोटा सा पार्ट लिया था और टोटल चार्ज कंसिडर करे थे क्यू, टोटल चार्ज क्यू थे। तो अपन इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक्स तो वेरिएबल है नहीं, तो एक्स को बाहर ले लूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन है वो किसका हो जाता है, डी क्यू का। और इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज कितने, तो टोटल चार्ज कितने हैं अपने पास। तो नेक्स्ट स्टेप में लूँ तो ये के और इसकी जगह क्यू आ जाता, क्योंकि टोटल चार्ज जो है हमारे पास, क्योंकि अपन जो वैल्यूज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं डी क्यू का मतलब है टोटल चार्ज कितने हैं, तो वो क्यू थे, तो अपन ने डी क्यू की जगह वैल्यू रख दी, और इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू रिंग। होप कि आप रिमेंबर रखें इसको। ठीक बेटा, नोट डाउन करें, फिर इससे कंसिडर ही कुछ समझा रहा हूँ अभी बात को। ठीक, नोट डाउन कर लिया, करो बेटा नोट डाउन। ठीक बेटा, तो अपन अब इसके कुछ केसेस समझ रहे हैं, इस रिंग के केसेस ही, कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं अपने पास, है ना। तो केस फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि केस फर्स्ट के अंदर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इफ़ वी टेक एट सेंटर पर अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती तो कितनी होती। फॉर्मूला भी अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका फॉर्मूला क्या निकला था, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये फॉर्मूला निकला था। तो अगर मैं एट सेंटर ले जाता हूँ तो दिस पी पॉइंट इज रीचेस टू सेंटर, सेंटर पर रीच कर जाता है ये पॉइंट, तो कहीं ना कहीं x इक्वल्स टू 0 हो गया ना। इस p पॉइंट को इधर ले जाता हूँ तो अगर x 0 हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूले से नज़र आ रहा होगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है ना। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। कहीं ना कहीं इसको सिमेट्री से भी देख सकते थे, ये वाला चार्ज इसको अगर इधर की तरफ रिपेल करता, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो अपन कंसिडर करते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो इधर रिपेल करता, ये इधर रिपेल करता, मीन्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ऐसे सारे पार्ट के छोटे छोटे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो नेट वैल्यू 0 हो जाती है, जो हमारे को यहाँ पर भी एक्सप्लेन हो रही है, समझे होंगे। कि सेकंड की बात करूँ तो अगर मैं इस पॉइंट को फार अवे ले जाऊँ, इफ़ P एट फार पोजीशन पर ले जाऊं, लेट कि मैं x को कंसिडर कर लूं कि वो r डिस्टेंस पर है, लेट
एंड ऑल्सो हमको एक चीज़ और कंसिडर करनी पड़ेगी, आज अगर कोई कार है या कोई भी जीप है उससे बहुत दूर चले जाएं तो कहीं ना कहीं पॉइंट की तरह दिखने लगती है। एंड उस कंडीशन में होगा क्या, ए इज़ वेरी स्मॉलर देन एक्स हो जाएगा ना। तो हम ए को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। और ए को अगर मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमारे को कुछ ऐसा दिख रहा है, के क्यू एक्स अपॉन, इसको नेगलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा और वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास के क्यू, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला तो वैसा ही दिख रहा है जैसे पॉइंट सोर्स के लिए देखा था अपन ने, पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी पढ़ी थी अपन ने, पॉइंट तो मीन्स बोल सकते हैं कि रिंग एक्ट एज ए पॉइंट, रिंग एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और उसी का तरीका तो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है जो आपको दिख रहा है, इट इज लुक लाइक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही तो दिख रहा है ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब पॉइंट की तरह एक्ट करने लग जाएगा अगर इसको मैं फार अवे ले जाऊं, पर मैं भी इन्फिनाइट नहीं लेकर जा रहा। अब थोड़ी सी बात को समझें, केस 2 हो गए हैं, नोट डाउन करें, एक थर्ड केस और समझा रहा हूं। ठीक, सेंटर पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 होती है, ये देखा आप लोगों ने, और साथ ही केस सेकंड देखा कि अपन लोगों ने कि अगर अपन को उसको फार अवे ले जाते हैं तो हमारा जो रिंग है वो इटसेल्फ एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम ये आई कि अगर अपन इस फॉर्मूले से देखें तो अगर मैं एट सेंटर बात करूं, एट सेंटर मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 पे बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 है, और अगर मैं इन्फिनाइट पोजीशन पर ले जाऊं, चाहे इधर की तरफ चाहे उधर की तरफ, माइनस इन्फिनाइट की तरफ, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि बहुत दूर चले गए ना, बहुत दूर का इंपैक्ट आप नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक 0। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ऐसा जरूर कोई पॉइंट रहा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रही होगी। तो अपन जो केस ड्राइव कर रहे हैं, केस थर्ड जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइव मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूं कहां पर होगी, और फिर अपन एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे इस रिंग के लिए। तो पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूं, तो अब ऐसा करने के लिए मेरे को करना क्या होगा, जो ये फॉर्मूला दे रखा है उसका कहीं ना कहीं मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा मेरे को। तो अगर कहीं ना कहीं मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ डी वी बाई डी एक्स, के क्यू में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर वैल्यू आती एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये वैल्यू आती है अपने पास इक्वल्स टू 0। अब सभी, क्योंकि ये जो डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन है ये एक्चुअल में आईआईटी के लिए एक्सप्लेनेशन है, तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो डिवाइड मेथड से होगा, डिवीजन मेथड से होगा। तो जस्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस जस्ट आंसर लिख रहा हूँ कि इसको अगर अपन सॉल्व करते तो जो एक्स की पोजीशन आती वो आती a/√2, मीन्स a/2 पोजीशन पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो मैक्सिमम होती है। और वो कितनी होती, तो अपन अगर इसमें पुटिंग करते इस वैल्यू को तो सो ई मैक्सिमम की जो वैल्यू आती वो कहीं ना कहीं के क्यूब अपॉन 3√3 ए क्यूब, ये वैल्यू आती है हमारे पास। इसको सॉल्व करने पर जब हम ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर और सॉल्व आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास, ये मैक्सिमम, और ये पोजीशन थी मैक्सिमम पोजीशन। ठीक, तो ये वैल्यू आती है अपने पास, नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना। फिर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होगा। ठीक, तो अगर जब अपन ने वैल्यूज देख ली कहाँ पर आएगी, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, रिंग को भी रब कर रहा हूँ, तो एक रिंग बना रहा हूँ, ये रिंग बनाई मैंने, है ना, और इसके नीचे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ थोड़ा और नीचे। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये सेंटर है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी 0, और यहाँ से कुछ पोजीशन x इक्वल्स टू a/√2 पर जो इसकी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ को कुछ, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर लाऊं तो ये वैल्यू का ग्राफ कुछ ऐसे बना रहा हूँ, मैक्सिमम हुई और फिर फार अवे जाने पर वापस डिक्रीज हुई इन्फिनाइट पर लगभग 0। तो ये वैल्यू मैंने जो ली है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू शो करी है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने अभी, के क्यू अपॉन 3√3 ए क्यू, ये वैल्यू आ गई।
अब ये थी इधर वाली पोजीशन पर, मीन्स ये जो पोजीशन की बात करूं तो x इक्वल्स टू इन्फिनिट पर है, तो वैसे ही ग्राफ उधर की तरफ भी तो जाएगा, इस तरफ भी तो कहीं ना कहीं वैल्यू होगी। पर अपन को पता है कि जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैंने और भी ग्राफ प्लॉट करे हैं और सेशन में, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्राफ इधर जाता कुछ ऐसे। ये वाली पोजीशन भी कितनी होती, x इक्वल्स टू माइनस ए बाई रूट टू पोजिशन, जहाँ पर इसकी वैल्यू फिर मैक्सिमम होती, ई मैक्सिमम, जो कितनी रिमेंबर कराई थी अभी आपको, के कैपिटल क्यूब 3√3 ए क्यूब, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये वैल्यू को बोला जाता, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं हमारा माइनस इन्फिनाइट पर जाता। तो जो ये ग्राफ था वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस और किसके बीच में ग्राफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर द रिंग। आई होप समझे होंगे, नोट डाउन करें बेटा। ठीक, अपन वायर का डेरिवेशन करने वाले हैं, नोट डाउन कर लिया बेटा। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू थी जो अपन ने देखी थी, और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम पोजीशन है कि ए बाई रूट टू पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है। ठीक, अब रिंग के लिए अपन वायर के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली इन्फिनाइट लाइन चार्ज। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, और थोड़ा सा डिफरेंट डेरिवेशन है जो भी डेरिवेशन लिया गया, क्योंकि कोई भी जब डेरिवेशन बनता है तो डेरिवेशन पहले डेवलप नहीं करा जाता, कि पहले प्रैक्टिकली देखा जाता है क्या हो रहा है, फिर उसको अपन ड्राइव करते हैं फॉर्मूले को। तो इट मीन्स इसके अंदर लिया क्या गया, एक वायर ले ली गई जो यूनिफॉर्मली चार्ज थी। तो लेट में कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट टोटल चार्ज जो भी वायर पर लेने वाला हूँ, या लाइन चार्ज पर जो टोटल चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ, वो तो कंसिडर कर रहा हूँ मैं क्यू कंसिडर कर रहा हूँ, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर रहा हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। डेरिवेशन में बहुत सारे केसेस लूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो लैम्डा कंसिडर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक वायर ले ली, वायर को थोड़ा सा थिक बता देता हूँ, और ये वायर इन्फिनाइट जा रही है, इन्फिनाइट वायर जा रही है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, प्लस 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 पूरा चार्ज भरा हुआ है, जिसके चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अपन कहीं इसके अप्रॉक्सीमेटली किसी पॉइंट पी से अपन पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इसको मैं आर नॉट से देता हूँ कि डिफरेंट डेरिवेशन है जिससे आप डिफरेंट ढंग से रिमेंबर रख सकें, तो इसको आर नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ठीक है, अपन ने जब चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करे हों, चाहे इससे पहले फोर्स में डेरिवेशन करे हों, जब इस तरह से कोई वायर जैसी चीज़ होती है तो हम स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं एक स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ इस वायर का, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये पार्ट मैंने कंसिडर करा तो इसकी लेंथ मैंने ले ली dl, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ तक वो ये y एक्सिस पर ले रखा है, अगर बोला जाए तो y एक्सिस पर ले रखा है। तो ये लेंथ मैंने कंसिडर कर ली कि l है, l डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ पर l डिस्टेंस पर ये स्मॉल पार्ट। तो अगर मैं ये स्मॉल जो मैंने एलिमेंट लिया है या पार्ट लिया है किस लेंथ का, dl का, जिस पर चार्ज कितने कंसिडर कर सकता हूँ, dq, जिस पर चार्ज dq है, लेंथ मैंने कितनी ली है, प्लस चार्ज से कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस चार्ज, और इस पर चार्ज ले रखा है dq। पर dq होगा कितना, लैम्डा को dl से मल्टीप्लाइड कर दूँ ना, इतना ही तो चार्ज होगा। और जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इससे जो डिस्टेंस आ रही है, या फिर जो भी इसका कंपोनेंट आ रहा है डी का, मीन्स इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, कोई भी पॉइंट अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा होगा ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट कंसिडर थीटा एंगल पर आ रही थी, और इस डिस्टेंस को कंसिडर कर लिया आर, जो लेते हैं अपन वेरिएबल में ऑलवेज ही। अब थीटा एंगल पर आया तो इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, फिर टू कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे अपन को, और आपको पता है कि एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा। और मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, ये डी ई है, तो ये जो मैं ई एक्स लिख रहा हूँ ये एक्चुअल में डी एक्स कॉस थीटा हो गया, और इसकी बात करूँ डी ई कॉस थीटा, और ई वाई के लिए कंसिडर करूँ तो ये हो गया डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब अपन ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वापस से हुई कि अपन जो भी कंपोनेंट, अब इसका ही ले लेना अपन को डेरिवेशन, तो अपन डी ई के लिए ही ड्राइव कर रहे हैं। इसके अंदर ये हुआ कि अपन ऊपर नीचे के पार्ट्स नहीं ले सकते क्योंकि इन्फिनाइट लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो अपन ने पहले इसका डेरिवेशन करने के लिए डी ई सॉल्व किया,
तो डी ई को मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को आज डी ई निकालना होता तो कहीं ना कहीं के डी क्यू है ना, छोटा सा चार्ज जो डी क्यू ले रखा है, और साथ साथ में अपॉन में आर स्क्वायर डिस्टेंस आ जाती, यही तो आता। डी क्यू को रिमूव कर रहा हूँ, डी क्यू की वैल्यू रखूँ तो डी क्यू कितना है लैम्डा डी एल, तो ये वैल्यू रख दी लैम्डा डी एल, और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास आर स्क्वायर। अब क्योंकि इन्फिनिट वायर थी तो कुछ चेंजेस करे गए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो कुछ चीज़ें ऐसे ली गई। हियर अपन बोल सकते थे कि जो आर है वो आर नॉट सेक थीटा होगा। मैथमेटिक्स का ये डेरिवेशन कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना होता और बेस के साथ रिलेशन लेता तो सेक के साथ रिलेशन आता। वैसे ही मैं जो ये वेरिएबल पॉइंट एल लिया है इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को एल निकालना होता, क्योंकि एक्चुअल चीज़ हमारे को ये पता है आर नॉट डिस्टेंस पे निकालनी है, तो मैंने कहीं ना कहीं एल को भी लिख दिया होता आर नॉट टेन थीटा, ये कंसिडर कर लिया होता, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इसमें से एक तो मैं आर को हटाऊंगा आर नॉट की फॉर्म में, और डी एल भी हटाना पड़ेगा। तो डी एल मेरे को हटाना है तो कहीं ना कहीं मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूं, तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएशन करता है ना, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अगर मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये डी एल आ जाएगा, और डी एल बाई डी थीटा, तो ये आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी ना। तो ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो डी एल और आर नॉट की ये आर की वैल्यू में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने पुट करा होता तो डी ई इक्वल्स टू के लैम्डा, और यहाँ पर डी एल की वैल्यू ये रखता हूँ आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में रखता हूँ इस वैल्यू को आर नॉट का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाता ना। तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल्ड हो गया ना, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई के लैम्डा अपॉन आर नॉट, यही तो वैल्यू आई डी की वैल्यू हमारे पास। फिफ्थ इक्वेशन सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल हो गया, तो डी ई सॉल्व हो गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टाइम देखने को मिला, कॉलेज में बहुत बार देखने को मिलने वाला है इस तरह की वैल्यूज़ को लेना। जो अपन ने पहले रिंग में लिया था उसमें कहीं ना कहीं मैंने कॉस थीटा साइन थीटा को हटा दिया था, क्योंकि एक सिमेट्रिक बॉडी थी। अब इन्फिनाइट है तो कहीं ना कहीं सिमेट्री लेना पॉसिबल नहीं था कि क्या लेंगे अपन, इस वजह से भी कहीं ना कहीं डेरिवेशन को इस तरह से डिफरेंट ढंग से करना पड़ा अपन को। ठीक है, यहाँ तक अगर अपन आ गए हैं तो अब कहीं ना कहीं अपन वैल्यूज निकाल सकते थे कि इसका ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो अगर मैं ई एक्स की बात करूँ तो कंपोनेंट हमारे पास हो गया है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूँ कंपोनेंट में, तो जो डी ई कॉस थीटा था उसको मैं क्या लिख सकता था के लैम्डा अपॉन आर नॉट, और कोई चीज़ रिमेनिंग रही है क्या इसके अंदर? हाँ, तो रहा है इसके अंदर डी थीटा रहा हुआ है, डी थीटा ये यहाँ पर रिमेनिंग है साथ में इसके डी थीटा, और ये डी थीटा कॉस थीटा आ रहा है तो कॉस थीटा डी थीटा ऐसे लिख सकता था ना। तो ये वैल्यू मेरे पास हो गई सिक्स, प्लीज़ रिमेंबर है ना, ई एक्स निकाला है मैंने, और ऐसे ही अपन ने ई वाई सॉल्व कर दिया होता, जो डी ई साइन थीटा होता, इसमें भी मैंने डी ई की वैल्यू रख दी होती, ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं ये वैल्यू रखता तो के लैम्डा अपॉन आर नॉट साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हो जाती ना, ये सेवंथ इक्वेशन हो जाती है, और यही हमारे लिए हेल्पफुल है एज ए डेरिवेशन। बाकी तो जो फॉर्मूला आने वाला है इज क्वाइट ईजी, जो हम न्यूमेरिकल्स में जब लगाएंगे तो इज क्वाइट ईजी। डेरिवेशन जरूर कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला जो लास्ट में ड्राइव होगा वो सिंपल ही है। ठीक, आई थिंक समझे होंगे क्या करा है मैंने, नोट डाउन करें इतना, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना, चाहे तो मैं इसको तो यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। अब फॉर इन्फिनिट लेंथ है, इन्फिनिट लेंथ कंसिडर करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये थीटा एंगल को अप या डाउन लेकर जाता हूं नीचे की तरफ, यही वाला थीटा अगर नीचे लेकर जाता हूं तो ये बिल्कुल इन्फिनिट है, तो एंगल हो जाएगा π/2, और नीचे लेकर जाता हूं तो वो एंगल भी हो जाएगा -π/2, क्योंकि लगभग बिल्कुल आई सीधी हो जाएगी ना किसी चीज़ को इन्फिनिट को देखते हुए। तो वी कंसिडर थीटा इज ए 90 डिग्री, तो मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ। फॉर इन्फिनिट केस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो थीटा है इज वेरी फ्रॉम कहाँ से कहाँ करेगा, अप एंड डाउन पर थीटा वेरी -π/2 टू π/2। आई होप समझे होंगे क्या कर रहा हूँ। तो जो अपन ये दोनों कंपोनेंट्स निकाले थे, मीन्स जो मैंने ई एक्स निकाला था, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ अब के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा
अपॉन आर नॉट और लिमिट ले लूँ -π/2 टू π/2। अब क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ हद तक डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आपको पता होगा जब मैं cos थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा तो sin थीटा आएगा। साइन थीटा की π/2 वैल्यू रखूँगा तो वो 1 हो जाएगी, और -π/2 रखूँगा और माइनस का जो लिमिट का फॉर्मूला होता है वो रखूँगा तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू 1 और 1 2 हो जाएंगी ना। तो हमारे पास ई एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2k λ/r। ये फॉर्मूला आ जाएगा ना, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब y वाले को भी चेक कर लें अपन। अगर ये ही वैल्यू मैंने किस में रखी थी, इक्वेशन नंबर 6 में रखी थी बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, ये कहीं ना कहीं 8th इक्वेशन हो गई। नाउ में अगर निकालता वैल्यू ई वाई को सॉल्व करता तो लिमिट फिर दोहरा लगाता कि cos थीटा डी थीटा आया हुआ ना, तो डी थीटा जैसी चीज़ को अपन इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करते हैं। तो k लैम्डा साइन थीटा अपॉन आर नॉट डी थीटा, और इसकी लिमिट भी -π/2 से π/2 लगा देता सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता है साइन थीटा को जब इंटीग्रेशन करते तो इसकी वैल्यू आती -cos थीटा, और -cos थीटा आती, पर cos थीटा की वैल्यू तो π/2 के लिए भी cos थीटा आता ना, 90 के लिए भी 0 और इस वाले 90 के लिए भी 0, तो इट मीन्स इसका आंसर तो 0 आ जाता ना। तो ई वाई की वैल्यू 0 आ जाती, 0 आ जाती। ठीक है, ये 9th इक्वेशन हो गई। तो कंपोनेंट तो सिर्फ एक ही रहा ना, दूसरा कंपोनेंट तो 0 ही हो गया, साइन थीटा वाला, जिसको आप मान सकते थे यहाँ इन्फिनाइट जितना पोर्शन ऊपर जितना पोर्शन नीचे कैंसिल्ड हुआ, केवल हमारे पास डी cos थीटा रहा। पर ये सॉल्व इसलिए करा था कि मेरे को और भी केसेस समझाने, इसलिए मैंने ये अलग अलग पोर्शन पर रखा। तो इन्फिनाइट पर कहीं ना कहीं ई एक्स ही निकला है। तो हमारा जो रिजल्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ई एक्स के बराबर हो गई, और जिसकी वैल्यू कितनी थी 2k λ/r, ये वैल्यू निकली हमारे पास। दैट इज द लास्ट इक्वेशन फॉर इन्फिनाइट, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 10 कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है ना, 9th और 10th तो वहाँ पर लिखी है वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ई वाई तो 0 हो गया, कंपोनेंट ही एक ही बचा है ई एक्स। तो 2k λ/r इज द इन्फिनाइट का जो लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट पर। इट इज़ रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं 2k λ/r, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखें। पर डेरिवेशन भी वहाँ पर गॉस लॉ से करते हैं, पर क्योंकि कुछ डेरिवेशन मैथमेटिकली बता रहा हूँ इसलिए सॉल्व किया। ठीक है, आई होप समझे होंगे थोड़ा सा मैंने क्या करा। ये डेरिवेशन जो भी करा आप समझ चुके हैं। कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा आगे, हाँ कुछ डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ। कैसे ड्राइव करा वो मैंने आपको बताया, इसको रब नहीं कर रहा हूँ। इन्फिनाइट का आपने केस देखा था कि इन्फिनाइट की जो वैल्यू होती है वो E = EX = 2k λ/10 होती है। ये वैल्यू निकाली थी अपन ने इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए। ठीक है, पर सपोज करो सब कुछ ही रब कर रहा हूँ, सिर्फ ये ही लिखा हुआ है इसके कंपोनेंट्स ऊपर। के सेकंड ले रहा हूँ, के सेकंड, ये आप समझ गए थे, फाइनाइट के लिए है, इन्फिनाइट के लिए है, इन्फिनाइट के लिए केस लिया था बेटा। ठीक है, ये इन्फिनाइट की वैल्यू ले रही थी, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ अब, जिससे आपको अलग से ही समझ में आता रहे क्या करने वाला हूँ मैं। ठीक है, ये तो फाइनाइट इन्फिनाइट लेंथ थी तो हमारे लिए ये फॉर्मूला था। बट सपोज करो अगर मैं केस लेता हूँ सेकंड, जिसके अंदर ही तो फर्स्ट केस है जो डेरिवेशन करा था कि इफ लेंथ इज फाइनाइट, अगर लेंथ कैसी होती, फाइनाइट होती, और कहीं ना कहीं आधा हिस्सा ऊपर ज़्यादा नीचे कम कुछ हद तक ऐसे रहती वायर हमारे पास, है ना, पर फाइनाइट है, जैसे मीन्स अब ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ऐसा पॉइंट दे रखा होता। एक हिस्सा एंगल बना रहा होता उससे θ2 और एक एंगल बना रहा होता θ1, ये बना रहा होता। तो कहीं ना कहीं ये वाला केस भी अपन को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अगर फाइनाइट होता तो क्या होता। तो अगर मैं अब केस की बात करूं कि जो हमारा थीटा है इज़ वेरी, कहाँ से कहाँ वेरी करता है इस बार, -θ1 to θ2, ये वेरी करता ना। तो अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 6th में रखता हूँ इक्वेशन नंबर 6 में, तो मेरे पास EX = कितना आएगा, तो मैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन लगाता हूँ कि λ/r0 और cos θ d θ, ये लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ θ-1 θ2,
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो के लैम्डा बाई आर नॉट, और इसको भी थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस थीटा का आप करते तो साइन थीटा आता, साइन थीटा की लिमिट आप रखते कॉस थीटा 2, फिर ये माइनस की रखते आप वैल्यू, माइनस माइनस उसको प्लस बना देती, तो इसका मतलब है इसका आंसर आता साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दोनों ही प्लस में रहते, तो ये हमारी ई एक्स का कंपोनेंट निकलता। इसको भी कहीं ना कहीं हमारे को रिमेंबर रखना होगा। तो ये इक्वेशन की बात करूँ तो ये इक्वेशन हमारे पास 11th आती। कंपोनेंट ऊपर लिखे हुए 6 और 7 सबके लिए, फाइनाइट केस इसका ले रहा हूँ, ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने अगर वैल्यू लिखी होती फाइनाइट के लिए कि इसका ई वाई कितना निकलता, तो अगर मैं ई वाई सॉल्व करता तो इंटीग्रेशन वापस, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करता मैं सेकंड के लिए, मैं इक्वेशन टेकिंग 7th इक्वेशन लेता हूँ, तो मेरे पास जो ई वाई सॉल्व होगा उसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी, थीटा 1, नीचे वाला थीटा 1 ले रखा है और ऊपर वाला थीटा 2 ले रखा है, और डेरिवेशन हुई के लैम्डा अपॉन आर नॉट और साइन थीटा डी थीटा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो सब कुछ बाहर है। अब आपको पता होगा अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ साइन थीटा का क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होगा, अपर लिमिट रखता हूँ कॉस थीटा तो माइनस का ही कॉस थीटा 2 बना रहेगा, और इसको रखता हूँ तो माइनस होगा माइनस कॉस थीटा 1, पर वो माइनस आप जानते हो रिमूव हो जाएगा और माइनस ही रह जाएगा वैल्यू के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सॉल्व करता तो के लैम्डा अपॉन आर नॉट, और यहाँ पर आता कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लिए। आई होप समझे होंगे क्या करा है मैंने डेरिवेशन के अंदर, समझ गए होंगे बेटा क्या करा है मैंने। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 के लिए डेरिवेशन था, जिसको प्लीज़ आप रिमेंबर रखें कि कैसे करा है मैंने, क्वेश्चन को नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ठीक बेटा, अब रब कर रहा हूँ और एक केस और समझा रहा हूँ। अब कहीं ना कहीं बस आप लोगों से यही बोलूँगा, चाहे 11 है और ये 12 है इक्वेशन, कि आप ये रिमेंबर रखें जब अपने पास कहीं ना कहीं वायर का क्वेश्चन आता है तो उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर नॉट, जिसको रिमेंबर रखा जा सकता है इससे भी, है ना, ये आर नॉट था इधर, तो इससे रिमेंबर रखा जा सकता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसके अंदर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये दो फॉर्मूलेस रिमेंबर रखें। अब ये फॉर्मूला अगर अपन रिमेंबर करते हैं तो कई बार कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे साथ, कि केस जिसको मैं थर्ड कंसिडर कर रहा हूँ, केस थर्ड, कि सपोज करो एक इन्फिनाइट वायर होती, इन्फिनाइट वायर, एंड वी विश टू फाइंड electric field intensity at along one end of the wire, one end of the वायर पर थोड़ा सा अवे, है ना, अवे लेना चाहते, मीन्स अपन कोई एक पॉइंट से इसको लेना चाह रहे हैं इस तरफ, तो क्या केस होता हमारे पास, मीन्स अगर इसको मैं कुछ डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो कोई हमारे पास वायर है, थोड़ी सी थिक बता रहा हूँ जैसे थोड़ा समझने में आसानी रहे, पर ये यहाँ से तो इन्फिनाइट जा रही है वायर, और इसके किसी एक एंड से यहाँ पर हम पी पॉइंट पर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं आर नॉट डिस्टेंस पर, क्योंकि मैंने आर नॉट ए डिस्टेंस ली थी एक्सप्लेन को थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला आप देख चुके थे दोनों, तो अगर मैं ऐसा कुछ केस लेता हूँ तो कहीं ना कहीं जो मैंने थीटा 1 कंसिडर करा था वो तो अब 0 हो जाता ना, और जो थीटा 2 था इट्स बिकम पाई बाई 2। तो अगर मैं ई एक्स पर जाता हूँ जिसकी वैल्यू अपन ने के लैम्डा बाई आर नॉट ब्रैकेट में साइन थीटा 0 प्लस साइन पाई बाई 2 हो जाता ना, समझ रहे होंगे साइन पाई बाई 2 के लिए, क्योंकि वो बहुत अप हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो मैंने वैल्यू रखी होती तो कहीं ना कहीं के लैम्डा अपॉन सिर्फ आर नॉट आता ना, ई एक्स की वैल्यू ई आती है हमारे पास, अलग थर्ड के समझा रहा हूँ। और वैसे अगर ई वाई निकाला होता मैंने तो वो वैल्यू के लैम्डा अपॉन आर नॉट, और जब मैंने यहाँ पर कॉस 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 रखा होता तो वैल्यू कैसी आती, इसको सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं अपने पास जो ई वाई आता वो माइनस लिया हुआ था, नो डाउट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, एज ए मैग्नीट्यूड बात करूँ तो ये आर नॉट आ जाता हमारे पास, ठीक। कहीं ना कहीं दोनों सेम ही दिख रहे हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो मेरे को ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर करना होता, पर क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही हैं, अगर मैं एज ए इसके अंदर रखूँ, यहाँ पर वैल्यू के अंदर अगर रखता हूँ इसको, तो कहीं ना कहीं √2 आ जाएगा ना, √2, बाकी तो सब वैल्यू ऐसी आएगी ना, के क्यू अपॉन आर नॉट,
ये वैल्यू आ जाती ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमने ट्रिकी क्वेश्चन जब मैं कुछ कराऊंगा टिपिकल एडवांस के क्वेश्चन तो वहाँ पर काम में आएगा। अगर अब यहाँ पर थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही छोटा सा एक कंपोनेंट लेता तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे रहती, वैसे भी दो कंपोनेंट्स कर रखे हैं अपन लोगों ने, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मीन्स ये ई एक्स है, ये ई वाई है। ये ई वाई वाला बिल्कुल इसके परफेक्टली परपेंडिकुलर है, परफेक्टली परपेंडिकुलर पर अवे जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं याद रखें। पैरेलल एंड अवे है ये वाला कंपोनेंट, पैरेलल एंड अवे है, और कहीं ना कहीं ये थीटा इधर थीटा है इस जगह पर, है ना, जिसको थीटा 2 कुछ भी कंसिडर करें आप। तो ये पैरेलल अवे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना इस पॉइंट पर। और अगर ई एक्स की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इस वायर के लिए बात कर रहा हूं, पैरेलल अवे फ्रॉम वायर, वायर वायर के एंटी पैरेलल नीचे की तरफ जा रहा है, अवे लिख दिया है मैंने, इट मीन्स वो एंटी पैरेलल जा रहा है। इसकी बात करूं तो ये परपेंडिकुलर टू वायर है ना, और अवे ही तो जा रहा है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी अपने क्वेश्चन करते समय, इसलिए दो टर्म्स मैंने काम में ली जिसको आप रिमेंबर रखें। फॉर्मूला इज क्वाइट इजी, जो आप समझ गए थे, के लैम्डा अपॉन आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जिसमें मेरा साइन थीटा 1 जो था वो नीचे था। फॉर्मूले को कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से, कई बार अल्फा बीटा से, जिससे आप रिमेंबर करना चाहें उससे करें इस डेरिवेशन को। और नीचे जो आपने मैंने जो भी डेरिवेशन करा था उसमें थीटा 1 नीचे था, थीटा 2 ऊपर था, प्लीज़ रिमेंबर रखें, है ना। और ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि परपेंडिकुलर अवे है और ये परपेंडिकुलर पैरेलल है। ठीक है बेटा, आज मैं डेरिवेशन को यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, नोट करें, फिर अपन कंटिन्यू इसी को ही करेंगे अभी भी। ठीक बेटा, है ना, गुड डे बेटा, नोट कर लें इसको, है ना, गुड डे बेटा, नोट करें इसको।